नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम आज सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे जो हमने अपनी लास्ट क्लास में सॉल्व किया था। यानी कि जो हमारे जो छुट्टियों से पहले की जो हमारी क्लास हुई थी, जो हमारी लास्ट हमारा सेशन हुआ था 12th का हिंदी का, उसमें हमने सैंपल पेपर स्टार्ट किया था क्योंकि अब आपकी परीक्षाएं नजदीक हैं और आप सभी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं। तो इसके लिए हम सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे जिससे कि हमें अपने टाइम मैनेजमेंट और किस तरह से जो चीजें इम्पोर्टेंट हैं उनको रिवाइज करना है, जिस चैप्टर को हमें रिवाइज करना है, दोबारा से पढ़ना है, समझना है, वो हमें पता चल पाएगा। तो हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करेंगे आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक समझेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि हमने ये सैंपल पेपर अपने लास्ट सेशन में ही स्टार्ट कर दिया था, यानी कि जो हमारा लास्ट सेशन हुआ था हिंदी का, तब हमने इस सैंपल पेपर को स्टार्ट कर दिया था। तो इस सैंपल पेपर को स्टार्ट करते वक्त मैंने आपको सारी चीजें पहले ही बता दी थी, जैसे कि आपने पहले भी क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं तो आपको सारी चीजें पता है। फिर भी एक बार, क्योंकि एग्जाम से पहले हम अपनी पूरी तैयारियां जो है वो अच्छी तरह से कर लेते हैं ताकि एग्जाम के टाइम पे हमें कोई दिक्कत ना हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ निर्देश आपको दिए गए हैं, समय दिया गया है और पूर्णांक आपको दिया गया है। तो ये पूरे, क्योंकि हिंदी का पेपर है तो पूरे 100 नंबर का आपका ये पेपर है। समय आपको 3 घंटे का इसको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा और यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड अ और ब हैं और दोनों खंडों में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। प्रश्नों के उत्तर यथासंभव एवं क्रमवार दीजिए। प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। तो आपको दोनों ही खंडों के प्रश्नों के उत्तर देने हैं और साथ में आपको जहां तक संभव हो सके प्रश्नों के उत्तर क्रमवार देने हैं। यानी कि आपको ऐसे नहीं करना है कि आपने किसी खंड के प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिखा और अगला प्रश्न आपने दूसरे खंड के एंड में कर दिया। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी कॉपी चेक करेंगे आपके टीचर्स, उनको प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कत हो सकती है और आपके मार्क्स भी गड़बड़ हो सकते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि जहां तक हो सके आप खंड अ को एक बार समाप्त कीजिए, यानी कि जिस खंड को आप शुरू कर रहे हैं उसे खत्म कीजिए, तब जाकर आप दूसरे खंड को शुरू कीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर 2 खंड दिए गए हैं जिसमें दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर देना जरूरी है। खंड अ हमने यहाँ पर लिया था अपने पिछले सेशन में और इसका पहला प्रश्न जो कि अपठित गद्यांश है, इसको हमने पढ़ा था और इसके प्रश्नों के उत्तर भी हमने दिए थे। तो एक बार मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इस प्रश्न को आपके लिए आज फिर से एक बार हम यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं। तो फटाफट चैट के माध्यम से आंसर आप दे सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या हम शुरुआत से इस प्रश्न पत्र को शुरू कर सकते हैं या फिर जहां से हमने छोड़ा था वहां से हम शुरू करेंगे। प्लीज एक बार जरूर आप हैंड रेज करके बताइए या फिर चैट के माध्यम से बताइए कि प्रश्न पत्र को शुरू से स्टार्ट करें या फिर जहां पर हमने छोड़ा था वहां से स्टार्ट करें। हमने इस में हिंदी व्याकरण से जुड़ा हुआ जो हमारा पोर्शन है वो भी हम कंप्लीट कर चुके थे और हम जो हमारा काव्यांश से जुड़ा हुआ जो प्रश्न था, प्रश्न नंबर 5, ये भी हम कंप्लीट कर चुके थे। यानी कि प्रश्न नंबर 5 तक हम इस सैंपल पेपर को सॉल्व कर चुके थे। तो अगर आप चाहेंगे हम शुरू से इसे स्टार्ट करेंगे, अगर आप चाहेंगे तो हम प्रश्न नंबर 6 से इसे स्टार्ट करेंगे। तो फटाफट चैट के माध्यम से आप बता सकते हैं। जीआईसी सिमाली हैंड रेज कीजिए, प्लीज हैंड रेज कीजिए अगर आप मुझे सुन सकते हैं। जो भी बच्चे यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं हैंड रेज कीजिए अगर आप मुझे सुन सकते हैं। यस,
प्रश्न पत्र को हम प्रश्न नंबर 5 से शुरू करेंगे। प्रश्न नंबर 5 हम कर चुके थे, क्योंकि हमने यहाँ तक हमारे हिंदी व्याकरण का जो सेशन यहाँ पर पार्ट जो था वो हमने छोड़ दिया है। तो हम प्रश्न नंबर 5 से शुरू करेंगे। निम्नलिखित काव्यांशों में से किसी एक पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित काव्यांशों में से किसी एक पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। और आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर 2 काव्यांश दिए गए हैं सेम। जब आप क्लास 10th में होते हैं तो इसी तरह का आपका हिंदी का पेपर रहता है, उसमें भी सेम आपके 2 काव्यांश आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तिका से दिए जाते हैं और आपको उनमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो यहाँ पर भी सेम आपका इसी तरह का प्रश्न पत्र है। 2 काव्यांश आपकी ही पाठ्य पुस्तिका से दिए गए हैं, जिसमें से केवल एक काव्यांश को पढ़कर आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो शुरू करते हैं हम पहला काव्यांश। और ये सारी कविताएं आपकी हिंदी जो आपकी आरोह पाठ्य पुस्तिका है उसमें से है, और हमने ये सारी कविताएं पढ़ी है और सभी कविताओं के भावार्थ भी हम पढ़ चुके हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो यहाँ पर ये जो आपकी कविता है, तो देखिए यहाँ पर आप कविता, जब आपका काव्यांश आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको कविता और कवि का नाम जरूर याद होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कि ये कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं, ये कौन सी कविता है। तो आप जब भी कविता को याद करते हैं तो आपको कविता का नाम और कवि का नाम जरूर याद होना चाहिए। अब ये आपकी कौन सी कविता है, आपकी कौन सी कविता है? अगर किसी बच्चे को पता है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि और कविता का नाम, चलिए, तो इसके कवि है हरिवंश राय बच्चन जी, और आपकी ये कविता है आत्म परिचय। आपकी आरोह पाठ्य पुस्तिका को जब आप ओपन करते हैं तो पहली कविता आपकी यही है, आपकी पाठ्य पुस्तिका में सबसे पहली कविता आपकी यही है। तो आप इसको बिल्कुल इस तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आप अगर ये आपके सिलेबस से हटा भी अगर ये पाठ दिया गया है, क्योंकि अब अगर आप अपने सिलेबस को खोल कर देखेंगे तो उसमें लिखा गया है कि भले ही ये आपकी परीक्षा में नहीं आएगा, फिर भी आप इसको जरूर पढ़ेंगे। तो आपने कविता जरूर पढ़ी होगी, हमने भी यहाँ से आपको ये कविता पढ़ाई है, भावार्थ आपको अच्छे से समझाया है और प्रश्न उत्तर भी इस कविता के कराए हैं। तो मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो इस आत्म परिचय कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन जी अपना परिचय दे रहे हैं। इस विश्व को कहते हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, यानी कि मैं हमेशा प्रेम ग्रहण करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, यानी कि मैं संसार के बारे में नहीं सोचता कि संसार मेरे बारे में क्या सोच रहा है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, और संसार तो हमेशा उन्हीं लोगों को पूछता है, उन्हीं लोगों को यहाँ पर उन्हीं लोगों को अच्छा बताता है, अच्छा मानता है, जो दूसरों को फॉलो करते हैं, जो दूसरों के बारे में पूछते हैं, जो दूसरों की गुलामी करते हैं। जग उन्हीं को गाता है, लेकिन मैं केवल अपने मन का गान किया करता हूँ, यानी कि मैं मेरे मन को जो अच्छा लगता है, मेरे मन में जो आता है, मैं वो करता हूँ। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दिया गया है, इस काव्यांश से स्नेह सुरा का पान करने से कवि क्या भाव व्यक्त करना चाहता है? स्नेह सुरा का पान करने से कवि क्या व्यक्त करना चाहता है, क्या बताना चाहते हैं कवि स्नेह सुरा का पान करने से? देखिए, कवि स्नेह सुरा का पान करने से स्नेह सुरा यानी कि संसार से वो केवल प्रेम ही स्वीकार करते हैं,
संसार में बहुत सारी चीजें हैं, दुख है और भी द्वेष है, कलेश है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं केवल स्नेह को स्वीकार करता हूँ, लोगों के प्रेम को देखता हूँ, लोगों के स्नेह को देखता हूँ, मेरे प्रति जो उनका प्रेम है मैं केवल उसको स्वीकार करता हूँ, क्योंकि बाकी चीजें तो संसार में लगी रहती हैं और उसी के आधार पर मैं लोगों के साथ व्यवहार करता हूँ। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, जग का ध्यान न करने से क्या आश्रय है? जग का ध्यान न करने से क्या आश्रय है? तो जग का ध्यान न करने से कवि का आश्रय है कि वो संसार की जो फालतू बातें हैं उन पर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। संसार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो उस पर कभी भी ध्यान नहीं देते कि जो लोग क्या उनके बारे में सोच रहे हैं, संसार उनके बारे में क्या सोच रहा है, वो इस पर कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। यानी कि वो जग का ध्यान कभी नहीं करते। वो ये नहीं सोचते कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो उस तरह की बातें वो कुछ भी नहीं सोचते, यानी कि संसार के बारे में वो कभी भी नहीं सोचते कि संसार मेरे बारे में क्या सोच रहा है। अगला प्रश्न है, जन साधारण एवं कवि की मूल भावनाओं में आपको क्या अंतर दिखाई देता है? जन साधारण एवं कवि की मूल भावनाओं में आपको क्या अंतर दिखाई देता है? तो बहुत ही स्पष्ट अंतर हमें यहाँ पर दिखाई देता है। जन साधारण यानी कि जो संसार के आम लोग हैं उनकी भावनाओं में, और कवि की जो मूल भावनाएं हैं, कवि के मन की जो मूल भावनाएं हैं, उसमें हमको यहाँ पर क्या अंतर दिखाई देता है? हमको यहाँ पर अंतर दिखाई देता है कि जो जन साधारण है वो क्या करता है, वो हमेशा लोगों के बारे में सोचते हैं। हम सोचते हैं कि अरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो जो संसार है वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है, अरे उसका ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया, उसने ऐसे कर दिया और मेरे बारे में क्या कहेंगे, मैं कैसे ये करूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा। तो संसार के लोग संसार के बारे में ही सोचते रहते हैं, दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन कवि कहते हैं मैं केवल और केवल अपने बारे में सोचता हूं कि मैं क्या हूं, मैं कैसा व्यवहार करता हूं दूसरों के साथ, मुझे कैसा व्यवहार दूसरों के साथ करना चाहिए। मैं कभी भी संसार की फालतू बातों पर ध्यान नहीं देता। तो यही मूल भावना का अंतर है जन साधारण और कवि में। तो इस तरह से आप इस काव्यांश को पढ़कर उसके भावार्थ को जानकर इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। इसीलिए जब भी आपको कोई भी कविता पढ़ाई जाती है, यहाँ पर बताई जाती है, तो आप उसको ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करें, ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करें। अगला यहाँ पर काव्यांश दिया गया है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल। देखिए ये जो आपकी ये कविता है, यहाँ पर बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो अब मैंने हर बार आपको ये कहा है कि कवि और कविता का नाम लिखिए। देखिए आपको यहाँ पर प्रश्न भी आया है, कवि और कविता का नाम लिखिए। तो आप जब भी किसी कविता को पढ़ते हैं ध्यान पूर्वक पहले उसके नाम को याद कीजिए और फिर कवि के नाम को याद कीजिए। तो ये सेम आपकी जो कविता है बिल्कुल पहली वो उसी पाठ से जुड़ी हुई है, और उसी का दूसरा पार्ट ये है, जब आप आत्म परिचय कविता पढ़ते हैं उसके साथ में आपकी ये कविता भी दी गई है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और इसके कवि भी हरिवंश राय बच्चन जी ही है। तो पद्यांश का पहला जो यहाँ पर उत्तर है ये आप लिख सकते हैं, कवि हरिवंश राय बच्चन जी, और कविता का नाम दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अगला प्रश्न है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे।
तो देखिए प्रत्याशा में, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। तो यहाँ पर बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? तो बच्चे, जब चिड़िया दिन भर बाहर घूमती है, दाना इकट्ठा करती है, तो शाम को जब वो घर जाती है तो उसके छोटे छोटे बच्चे जो है वो अपने माता पिता के इंतजार में नीड़ों से झांक रहे होते हैं। किस आशा से? कि हमारे माता पिता आएंगे और हमारे लिए भोजन लेकर आएंगे। जिस तरह से आप देखते हैं कि अभी तो आप बड़े हो गए, लेकिन जब आप छोटे छोटे होते हो तो क्या करते हो, जब शाम को आपके पापा आते हैं तो आप जरूर देखते हो कि पापा हमारे लिए कुछ चीजें लेकर आए हैं या नहीं लेकर आए हैं, कुछ खाने पीने का लेकर आए हैं या नहीं लेकर आए हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से कवि ने यहाँ पर चिड़िया के बच्चों को के द्वारा बताया है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, यानी कि एक आशा उन्होंने अपने माता पिता से लगा रखी होगी और उसी आशा से वो नीड़ों से झांक रहे होंगे, यानी कि अपने घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे। और यह ध्यान पैरों में चिड़ियों की भरती कितनी चंचलता है। और जब चिड़िया इस बात को सोचती है कि मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं घर पर, किस बात का इंतजार कर रहे हैं, किस आशा में है वो इस आशा में है कि हमारे माता पिता हमारे लिए खाने का कुछ लेकर आ रहे हैं और हमारी सुरक्षा के लिए घर वापस आ रहे हैं। अगला है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति, यानी कि इसको बार बार बोला गया है, से इस कविता की किस विशेषता का पता चलता है। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि दिन जल्दी जब आप एग्जाम हॉल में होते हैं, आपके हाथ में एग्जाम पेपर होता है और आप लिख रहे होते हैं, तो कई बार इस तरह के प्रश्नों में आप गलती कर जाते हैं, क्योंकि आपके पास इतना ज्यादा समय नहीं होता कि आप किसी भी चीज को सोचकर समझकर आप वहां पर लिखो। आपको लगता है कि इसका ये प्रश्न उत्तर हो सकता है और आप फटाफट से लिख देते हैं और कई बार इसी जल्दीबाजी में आपका उत्तर गलत हो जाता है। इसीलिए, क्योंकि अभी हम ये 2020 का सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद हम 2021 का करेंगे, उससे पीछे वाले भी हम कर सकते हैं, 2019 का भी हम करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप देखेंगे कि हर बार परीक्षा में किस किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं और आप उन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि इसका उत्तर हमें कैसे देना है, कितने समय में देना है, कितने शब्दों में देना है। तो जैसे यहाँ पर बताया गया, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। तो इस कविता में जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है यहाँ पर बताया गया है, इसमें समय के जल्दी जल्दी बीतने से कविता हमें बता रही है कि समय किस तरह से जल्दी जल्दी निकल रहा है। तो यही कविता की एक विशेषता है कि वो समय के बारे में बता रही है, किस तरह से समय जो है वो समाप्त हो रहा है, जल्दी जल्दी समाप्त हो रहा है। तो ये पहला प्रश्न हमारे यहाँ पर हिंदी से जुड़ा हुआ, हिंदी की पाठ्य पुस्तिका से जुड़ा हुआ कंप्लीट हो गया है काव्यांश। अगला है, सेम यहाँ पर भी आपको काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी कि आपको इस काव्यांश को पढ़ना है और फिर यहाँ पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, यह तेरी रण तेरी भरी आकांक्षाओं से घन भेरी, गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर में पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर सिर, ताक रहे ए विप्लव के बादल। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपने इस काव्यांश का आपने अर्थ स्पष्ट करना है, इस काव्यांश का आपने अर्थ स्पष्ट करना है और उसके बाद आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न भी आपका भाव सौंदर्य स्पष्ट करना ही है।
आपको इस कविता का भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है कि यहाँ पर कविता का भाव क्या है। तो तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, और यह तेरी रण तेरी भरी आकांक्षाओं से घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर में पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन की, ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस कविता और इसके कवि का नाम आपको बताना है। कविता और कवि का नाम आपको बताना है। उसके बाद आपको इसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। पहला प्रश्न आपका भाव स्पष्ट करना है। दूसरा प्रश्न है, बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता रेखांकित करती है। जो बादलों के द्वारा इस पृथ्वी पर परिवर्तन आते हैं, उससे कविता किन किन परिवर्तनों को रेखांकित करती है यहाँ पर। तो आप देखते हैं, तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। तो जैसे यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। जी, ये काले बादल किस तरह के प्रतीत हो रहे हैं? ये काले बादल ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे अस्थिर सुख पर, क्योंकि सुख और दुख क्या है, सुख और दुख संसार में आते जाते रहते हैं, और ये बादल किस प्रकार प्रतीत हो रहे हैं, जैसे किसी अस्थिर सुख पर दुख की छाया बनी हुई हो। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, और जग का जो हृदय है उस पर, उसके दग्ध हृदय पर, जहां पर दुख है, ऐसे दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। जैसे कोई निर्दय विप्लव यानी कि छोटा सा एक प्लावित खिलने वाला कोई प्लावित माया हो रही हो, थोड़ी सी माया खिल रही हो जग के हृदय पर। यह तेरी रण तेरी भरी आकांक्षाओं से घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर। और ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये जो कविता लिखी गई है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो बादल राग आपकी कविता है, उससे आपकी लिया गया ये पाठ है, और इसको हमने बहुत ही अच्छे से क्लास में पढ़ा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब समुद्र के ऊपर जो वायु आती है, यानी कि तिरती है समीर सागर पर, समीर सागर यानी कि जो समुद्र है उसके ऊपर जब वायु आती है, यानी कि हवा आती है और उसके साथ बादल आता है, तो वो कैसा प्रतीत होता है? वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे अस्थिर सुख पर दुख की छाया आ गई हो, क्योंकि सुख और दुख संसार में क्या है? अस्थिर है, यानी कि कभी भी समाप्त हो सकते हैं, कभी भी सुख आ सकता है, कभी भी दुख आ सकता है। तो ये बादल समुद्र के ऊपर इस तरह से दिखाई देते हैं। और नीचे वर्ग के जो लोग हैं, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, और नीचे वर्ग के जो लोग हैं, यानी कि किसान वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जो उनके दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, और उनके हृदय, उनके जो जलते हृदय है, कैसे हृदय है? दग्ध, जो जल रहे थे, उन पर थोड़ी सी ये जो बादल आकर जब अपनी बौछार करेंगे, तो जो उनके प्लावित जो हो जाएंगे पुष्प, कैसे? यानी कि उनका मन जो है वो खिल उठेगा, उनकी मन की जो जलन है उसको कम करेगा। और ये यहाँ पर अब बादल के को क्या कहते हैं? यह तेरी रण तेरी, यानी कि हे बादल, तेरी जो ये गर्जन है, इसमें जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं, यानी कि जो किसान लोग जो हैं, जो बादलों पर निर्भर रहते हैं, जो बारिश पर निर्भर रहते हैं, उनके जो दबे हुए जो लोग हैं, दबे हुए वर्ग के जो लोग हैं, अब वो आकांक्षाओं से भर गए हैं। ये तो तुम्हारी गर्जना सुनकर ये जो लोग हैं, ये अब थोड़ा सा भरी आकांक्षाओं से, यानी कि आकांक्षाओं से भर गए हैं और प्रसन्न हो रहे हैं,
क्यों प्रसन्न हो रहे हैं? क्योंकि अब इन बादलों की जो घन भेरी है, गर्जन है, उससे अब सजग सुप्त अंकुर, जो अंकुर अभी तक सुप्त था, यानी कि अब जो सोया हुआ था, अभी गर्मी के दिन थे, चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ था, कोई जो बीज डाला गया था वो सुप्त था, जमीन पर गिरा हुआ इसी तरह पड़ा हुआ था। लेकिन जब इस बादलों की गर्जन से अब जो लोग हैं उनमें प्रसन्नता आ गई है, क्योंकि अब ये बादलों की गर्जन से वो जो सुप्त अंकुर है, उर में पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन का सिर ऊंचा कर, यानी कि अब वो पृथ्वी के उर से, यानी कि अब वो पृथ्वी के हृदय से आशा, एक नई आशा लेकर वो उगेंगे। नव जीवन की आशा, किस तरह की आशा? नव जीवन की, नए जीवन की आशा लेकर वो अपना सिर ऊंचा करेंगे, यानी कि ऊपर को वो उठेंगे। ताक रहे ए विप्लव के बादल, यानी कि अब वो अपना सिर उठाकर आशा के साथ देख रहे हैं, यानी कि अब बादल उन पर बरस पड़े हैं और अब वो अंकुर उनमें फूट गए हैं और वो अंकुर अब अपना सिर उठाकर, यानी कि एक पत्तियों से लद गया है, पुष्पों से लद गया है और सिर उठाकर वो ऊपर की ओर देख रहे हैं, यानी कि अब बादल आ गए हैं और अब उनकी फसल जो है अच्छी होगी। और इसी से वो इसी आशा से वो बादलों को बुला रहे हैं, इसी आशा से वो बादलों को देख रहे हैं। तो क्योंकि देखिए, उपयुक्त काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, ये प्रश्न हमने यहाँ पर कर लिया है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर बताया है कि काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, तो हमने पूरा भावार्थ यहाँ पर बता दिया है, तो इसका उत्तर भी हमें मिल गया है। अगला प्रश्न है, बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता में रेखांकित किया है? तो प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं जब बादल आते हैं? तो सबसे बड़ा परिवर्तन तो यही होता है कि लोग प्रसन्न हो जाते हैं। एक भरी गर्मी के बाद जब सावन आता है, बादल का जो मौसम आता है, बारिश का जो मौसम आता है, या उस टाइम पे जब किसानों को बहुत ज्यादा बारिश की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, तो उस टाइम पे अगर बादल आ जाए तो उन्होंने जो बीज जमीन पर बोया है वो उग जाता है, पृथ्वी हरी भरी हो जाती है और किसानों के मन जो है वो खिल जाते हैं और एक नव जीवन की आस उनके अंदर आ जाती है कि फिर से एक नया जीवन हमें मिल गया है। तो इस तरह से आप इस काव्यांश से जुड़ा हुआ प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आपने क्या देखा? सबसे जरूरी चीज है कि आप सबसे पहले तो कवि और कविता का नाम जरूर याद रखेंगे और उसके बाद आप भावार्थ जरूर याद रखेंगे किसी भी कविता का। तो जैसे कि यहाँ पर आपको ये दिया गया था काव्यांश, तो आपको अगर पता होगा कि कवि कौन है और कविता का नाम क्या है, तो आप बहुत ही अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 7, ये भी आपके काव्य खंड से ही लिया गया है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता के बहाने कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। बादल राग कविता के आधार पर बताइए कि बादलों के आगमन से प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने का आश्रय पठित कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न, कविता के बहाने कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर जो आपकी ये कविता है, ये कविता के बहाने, ये भी आपने पढ़ी हुई है। यहाँ पर हमने आपको बहुत अच्छे से इस कविता को पढ़ाया है, एक्सप्लेन किया है, भावार्थ समझाया है। तो आपको कविता का नाम यहाँ पर दिया गया है, अब आपको यहाँ पर कवि का नाम बताना है। तो कविता के बहाने जो आपकी कविता है, ये कुंवर नारायण जी द्वारा लिखी गई है और इस कविता में उन्होंने कविता की तुलना चिड़िया, फूल एवं बच्चे से की है। इसमें उन्होंने कहा है कि चिड़ियों की उड़ान एवं फूलों की सुगंध तो सीमित होती है। कविता के बहाने जो कविता है ना, इसमें उन्होंने कहा है कि चिड़ियों की जो उड़ान है वो भी सीमित होती है और जो फूलों की सुगंध है
वो भी सीमित होती है। एक निश्चित समय बाद ये दोनों समाप्त हो जाते हैं। जिस तरह चिड़िया जब उड़ान भरती है तो एक निश्चित समय बाद उसकी उड़ान का भी अंत हो जाता है, और फूल जब खिलते हैं तो एक निश्चित समय बाद उनकी भी खुशबू समाप्त हो जाती है। परंतु कविता की जो उड़ान है वो उड़ान और उसकी जो सुगंध है वो कभी भी समाप्त नहीं होती, और वर्षों वर्षों तक लोगों को आनंदित करती रहती है, लोगों को प्रसन्न करती रहती है, लोगों का मनोरंजन करती रहती है। तो इस कविता के बहाने जो कविता है इसमें कविता की तुलना बच्चों के खेल से करके उन्हें कविता को बच्चों के खेल के समक्ष पाया है। यानी कि कवि ने यहाँ पर बच्चों जो इस कविता की तुलना है वो बच्चों के खेल से भी की है। जिस प्रकार जो बच्चा है वो बिना भेदभाव करके सभी को अपने खेल में सम्मिलित कर लेता है। यानी कि बच्चे कभी भी अपने खेल में या अपने किसी काम में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, क्योंकि उनका मन जो है बहुत ही ज्यादा कोमल होता है, निश्चल होता है। उसी प्रकार कविता भी किसी चीज में भेदभाव नहीं करती। आपने देखा होगा कवि जो होते हैं उनका मन जिस चीज में रम जाता है वो उसी पर कविता लिख देते हैं। वो कभी भी किसी से कोई भेदभाव नहीं करते। वो नहीं देखते कि ये फूल है, ये पहाड़ है, ये नदी है, ये झरना है, ये खेत है, ये या कोई और चीज है। तो कविता के बहाने जो कविता यहाँ पर लिखी गई है ये बहुत ही प्यारी आपकी कविता है। इसमें सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि कवि ने इसके जो कवि हैं वो कुंवर नारायण जी हैं, और इस कविता में कवि ने जो कविता की तुलना है वो चिड़ियों की उड़ान से, फूलों की सुगंध से और बच्चों के खेल से की है। तो इस तरह आप पहले प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। अगला प्रश्न है सेम बादल राग कविता के आधार पर बताइए कि बादलों के आगमन से प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो अभी अभी हमने इस प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व किया है। आप देख सकते हैं कि बादलों के आने से प्रकृति में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन आते हैं। जो सूक्ष्म धरती पड़ी हुई है अभी तक वो हरी भरी हो जाती है, किसानों के मन खिल जाते हैं, किसानों के हृदय प्रसन्न हो जाते हैं, और भी बहुत सारी बातें आप इस यहाँ पर काव्यांश को पढ़कर यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, छोटा मेरा खेत चौकोना कागज का पन्ना कहने का आश्रय पठित कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर कवि ने एक छोटा चौकोने खेत को कागज का पन्ना, कवि जब अपने खेत की तुलना कागज के पन्ने से क्यों करता है, कागज के पन्ने को अपना खेत क्यों कहता है, क्योंकि जिस प्रकार कवि जब हम खेत में बीज बोते हैं तो वहां पर एक नई जो फसल उगती है, उसी प्रकार कवि कहते हैं कि मैं यहाँ पर शब्दों के बीज बोता हूँ। तो इसीलिए कवि ने अपनी कविता में छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहा है। तो इस तरह से क्योंकि केवल आपने यहाँ पर 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, लेकिन यहाँ पर हम तीनों प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, क्योंकि कौन सा प्रश्न आपका किस परीक्षा में आ जाता है कभी भी हमें ये पहले से पता नहीं होता। तो इस तरह से हम सारे सैंपल पेपर जब सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सा काव्यांश आपका महत्वपूर्ण है, कौन सा प्रश्न आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है आपके गद्यांश से जुड़ा हुआ, यानी कि आपका नंबर 8 प्रश्न जो है ये अब आपके गद्य खंड से जुड़ा हुआ है। तो एक यहाँ पर गद्यांश आपको दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको 2 गद्यांश यहाँ पर दिए गए हैं, 6 नंबर का आपका ये प्रश्न है। केवल 2 प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस गद्यांश को पढ़कर आपने उन दोनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मी, पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, उसी तरह ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तन के कपाल को कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी।
वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को नहीं बताती। केवल जब वह नौकरी की खोज में आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिव्रत के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ भी कि मैं नाम का प्रयोग कभी ना करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस तथ्य को वह देहातन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया, तब वह भक्तन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर गदगद हो उठी। तो ये आपका जो यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, सबसे पहले आपको इस गद्यांश का नाम पता होना चाहिए कि कौन सा पाठ है। तो ये पाठ आपका भक्तन, इस पाठ का नाम आपका है भक्तन। तो उसी से आपका ये पाठ लिया गया है। यहाँ पर 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं और इसमें आपको तीनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न, भक्तन को सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली कहने में लेखिका का निहितार्थ क्या है, यानी कि क्यों भक्तन को लेखिका ने यहाँ पर हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली कहा था। देखिए, क्योंकि जो भक्तन है वो सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली है। इस बात में लेखिका का यह निहितार्थ है कि जो लेखिका की भक्ति अर्थात उनकी सेवा करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती है। जो भक्तन है वो अपनी मालकिन की सेवा करने में कोई भी कसर कभी भी नहीं छोड़ती है और भक्तन की सेवा और उनके प्रति अगाध प्रेम को पहचानती है। लेखिका जो है भक्तन के प्रति जो भक्तन का उनके प्रति जो प्रेम है, उनकी प्रति जो सेवा है, उसको लेखिका पहचानती है। तो इसीलिए लेखिका को जो भक्तन है वो हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली, यानी कि अपनी मालकिन की इतनी ज्यादा सेवा करने वाली लगती है। अगला प्रश्न है, भक्तन नए नामकरण से गदगद क्यों हो उठी, यानी कि भक्तन को जब ये नया नाम मिला लक्ष्मण, तब वो इतनी ज्यादा प्रसन्न क्यों हो उठी। देखिए, भक्तन का जो वास्तविक नाम था वो था लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मी, और ये उसके लिए विरोधाभास की तरह था, यानी कि विरोधाभासक की तरह था, क्योंकि जो उसका नाम था लक्ष्मी वो कैसा था, वो समृद्धि का प्रतीक था। और लक्ष्मी जो थी यानी कि भक्तन जो थी उसको ये बिल्कुल विरोधाभासक लगता था, यानी कि वो बिल्कुल उसके विपरीत थी, क्योंकि उसकी स्थिति बिल्कुल अलग थी इस नाम से। तो इसीलिए उसको लगता था कि ये जो नाम है उसके लिए बिल्कुल अर्थहीन है। लक्ष्मी का जो धन है यानी कि धन संपत्ति की मालकिन वो थी, लेकिन ये नाम उस पर ठीक नहीं बैठता था, क्योंकि वो सारी चीजें उसके पास अभी थी नहीं। वो एक सेविका बनकर दूसरों के घर में काम करने के लिए जा रही थी। अतः ये कवित्वहीन नाम पाकर वो बहुत ज्यादा गदगद हो उठी जब लेखिका ने उसको भक्तन नाम दिया, और उसे जो ये लक्ष्मण नाम था वो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो इसीलिए वो अपने इस नए नाम को पाकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो उठी। अगला प्रश्न है, लेखिका के कथनानुसार नामों के विरोधाभास को स्पष्ट कीजिए। यानी कि यहाँ पर लेखिका कहती है कि सभी को अपने नामों का विरोधाभास झेलना पड़ता है। आपने यहाँ पर देखा होगा जब लेखिका कहती है कि मेरा नाम भी मैं भी अपने नाम के अर्थ के हिसाब से नहीं हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपने नाम का विरोधाभास झेलना पड़ता है, यानी कि कई बार वो नाम के अनुरूप उनकी जो स्थिति होती है वो नहीं हो पाती है। तो इसके अनुसार आपको नामों के विरोधाभास को स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे भक्तन के नाम का नाम वास्तव में लक्ष्मी था, अर्थात विष्णु की पत्नी, यानी कि धन ऐश्वर्य से परिपूर्ण, और भक्तन जो थी वो बिल्कुल उसके विपरीत थी, वो गरीब महिला थी और नौकरी की तलाश में आई हुई थी।
भक्तन जो थी वो बिल्कुल गरीब महिला थी और नौकरी की तलाश में वो आई हुई थी और दूसरों की सेवा सेवा करना उसने अपना धर्म मान लिया था, अपना कर्म मान लिया था। तो इसीलिए उसको ये जो नाम है वो बहुत ही ज्यादा विरोधाभासक लग रहा था, यानी कि उसकी स्थिति उसके नाम के बिल्कुल विपरीत थी। तो इस तरह से बहुत सारे जो लोग होते हैं उनकी स्थिति उनके नाम के बिल्कुल विपरीत होती है। तो ये विरोधाभास अक्सर हमें समाज में लोगों के नामों में देखने को मिलता है। इस तरह ये तीनों प्रश्न हमने यहाँ पर कर लिए। अगला प्रश्न है, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूं, नहीं और कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है, अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं, आग्रह तिरस्कार जगाता है, लेकिन ऊंचे बाजारों का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जगती है और चाह का मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है जैसे उसके पास काफी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। तो आपका जो ये चैप्टर है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बाजार का जादू या बाजार दर्शन। आपका जो ये चैप्टर है इसमें आपने देखा है कि किस तरह से बाजार जो है आपको लुभाता है, आपको आकर्षित करता है, आपको चीजें लेने के लिए मजबूर करता है। और जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि अगर आप बाजार के एक चौक में खड़े हो जाओ जहां से आपको तरह तरह की दुकानें एक साथ दिखाई देती है, यानी कि कहीं पर आपको मिठाई की दुकान दिखाई दे रही है, कहीं पर आपको आपकी फेवरेट शूज की दुकान दिखाई दे रही है, कहीं पर आपको अच्छे कपड़ों की दुकान दिखाई दे रही है, कभी कहीं पर आपको घर के सामान की दुकान आपको दिखाई दे रही है, तो वहां पे आपको खड़े होकर ऐसा लगता है कि अरे मेरे पास जो कुछ है वो काफी नहीं है, यानी कि आपके अंदर एक संतुष्टि नहीं होती। आपको लगता है कि ये चीज भी जरूरी है, वो चीज भी जरूरी है, वो भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, और उसके बाद आप भूल जाते हैं कि आपके पास उतना लेने के लिए चीजें या पैसे है भी। तो यहाँ पर बाजार के उस मूक आमंत्रण को बताया है कि किस तरह से बाजार आपको आकर्षित करता है चीजों को लेने के लिए, खरीदने के लिए। तो 3 प्रश्न इस गद्यांश से भी आपको दिए गए हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पाठ है। जैसे कि जब हमने इस पाठ को पढ़ा था मैंने बहुत अच्छे से इस पाठ को एक्सप्लेन किया था आप लोगों को और बार बार समझाया था कि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से प्रश्न शुरू करते हैं। आदमी बाजार के आमंत्रण पर अपने को भी भूल जाता है, इस तथ्य से आप कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, जब जैसे कि यहाँ पर बताया कि बाजार का आमंत्रण जो है वो मूक होता है, यानी कि बाजार में लोग आपको कभी भी चिल्ला चिल्ला कर नहीं बोलते कि आ जाओ हमारी दुकान में, आ जाओ आ जाओ, ले लो ले लो ले लो। कई जगह पर ऐसा होता है, लेकिन चीजें आपको अक्सर लुभाती हैं। इंसान से ज्यादा, लोगों से ज्यादा आपको चीजें लुभाती हैं। जब चीजें आपको आकर्षित करती है, अच्छा ये तो बड़ा अच्छा ब्रांडेड लग रहा है, ये बड़ा सुंदर है, इसका डिजाइन अच्छा है, ये बाजार में नया है, या ये है, या इसका कलर अच्छा लग रहा है, या ये या वो। तो इस तरह से बाजार आपको लुभाता है और बाजार आपको आकर्षित करता है। तो इस आकर्षण में आदमी अपने आप को भूल जाता है कभी कभी कि मैं किस सिचुएशन में हूँ, क्या मेरे पास उतना पैसा अवेलेबल है कि मैं इस सामान को खरीद सकूं। तो इस तथ्य से हम बहुत ही ज्यादा एक हद तक सहमत है कि बाजार का आमंत्रण जब आदमी को मिलता है तो वो कई बार अपने आप को भी भूल जाता है। तो इसके जो कुछ शेष प्रश्न जो है ये आप स्वयं से हल करेंगे, क्योंकि ये पाठ हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। इस गद्यांश को एक बार फिर से पढ़िए और इन 2 प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों, आज हमने आपके गद्य खंड से जुड़ा हुआ जो ये पाठ था और काव्य खंड से जुड़ा हुआ जो ये पाठ था इसको हमने सॉल्व किया। आगे भी हम अपने इसी सैंपल पेपर को कंटिन्यू करेंगे, इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम दोबारा से नया सैंपल पेपर लेंगे। तो अभी तक के सैंपल पेपर में जहां पर भी आपको ऐसा लगा है कि आपको चीजें दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है, इस पाठ को दोबारा पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, तो आप चैट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी उस पाठ को दोबारा रिवाइज जरूर करवा दूंगी। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।